Friends, now I'm going to tell you about uh, institutional repositories and disciplinary archives under open access. देखिए, हमने ओपन एक्सेस जर्नल्स के बारे में देखा, ओपन एक्सेस बुक्स के बारे में देखा, ओपन एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और डिसर्टेशंस के बारे में जानकारी ली। उसके बाद में हमने ओपन कोर्सवेयर के बारे में जाना, ओपन कोर्सवेयर के इंटरनेशनल लेवल और इंडिया लेवल के हमने जो इनिशिएटिव्स है वो हमने देखे। और अभी हम देखने जा रहे हैं डिजिटल आर्काइव्स के बारे में। ठीक है, देखिए डिजिटल आर्काइव्स ये संकल्पना जो होती है वो होती है कि आपके पेपर्स को आर्काइव करना। ये आप दो तरीके से कर सकते हो, एक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी और दूसरी डिसिप्लिनरी आर्काइव। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का मतलब ये होता है कि दैट इज एक्चुअली नैक ने उसको बेस्ट प्रैक्टिस करके नॉमिनेट किया है, राइट? कि हर इंस्टीट्यूशन की अपनी एक रिपोजिटरी होना चाहिए, डिजिटल रिपोजिटरी। जैसे वेबसाइट होती है उसी वेबसाइट में आप इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी की लिंक दे दीजिए और उसमें आपका इन हाउस जितना भी लिटरेचर रहता है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, वो आप दे सकते हो। जैसे आपके कॉलेज का मैगजीन है हर साल का, उसको अपलोड कर दीजिए। कुछ आपके वेबिनार सेमिनार्स है उसके प्रोसीडिंग्स है उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद में एनुअल रिपोर्ट्स को अपलोड कर दीजिए। फिर आपके फैकल्टी के थीसिस को अपलोड कर दीजिए। आपके फैकल्टी के जो रिसर्च पेपर्स है उनको अपलोड कर दीजिए, ताकि वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे थ्रू योर रिपोजिटरी। तो ये हो गया इंस्टीट्यूशन लेवल तक का। और दूसरा होता है डिसिप्लिनरी आर्काइव, मतलब जो वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब, उसके ऊपर लोगों ने ऐसे आर्काइव्स बनाए हैं जिसमें आप आपका पेपर आर्काइव कर सकते हैं। ठीक है, तो जब एक ऑथर खुद का पेपर ऐसे डिजिटल रिपोजिटरी में आर्काइव करता है तो उस चीज को कहते हैं सेल्फ आर्काइविंग। तो ओपन एक्सेस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मैं आपको बताने जाऊंगी, दैट इज सेल्फ आर्काइविंग, राइट? अभी आगे चलते हैं। ओके, अभी देखिए जब भी आपका पेपर पब्लिश होता है तो आपको लगता है कि वो वर्ल्ड वाइड जाए, लोग उसको पढ़े और आपको साइटेशंस मिले ज्यादा से ज्यादा, राइट? साइटेशंस मिले का मतलब ये है कि लोगों ने उनके पेपर्स में आपको रेफरेंस देना चाहिए। एक्चुअली साइटेशंस ये चीज ऐसी होती है जो आपका मेरिट ऑफ रिसर्च डिसाइड करती है। आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा आपके वर्क को रिफर करेंगे। ठीक है, तो मैं मेरा खुद का पब्लिश्ड पेपर कैसे आर्काइव करना है और क्यों आर्काइव करना है वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, 3 गोल होते हैं। एक है कि आपका पेपर पूरी दुनिया में लोग पढ़ेंगे। दूसरा गोल होता है सेल्फ आर्काइविंग का, वो होता है ज्यादा से ज्यादा लोग आपको मिलेंगे रीडर के तौर पे। और तीसरा होता है नेचुरली आपका रिसर्च क्वालिटी रिसर्च है तो वो आपको साइट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप आपका पेपर कैसे उसकी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो। सबसे पहले तो यूज ब्लॉग्स एंड ऑल। दूसरा, आपकी खुद की वेबसाइट होगी तो उस पर डालो। दूसरा, आपका इंस्टीट्यूशन का रिपोजिटरी में दे दो। और तीसरा होता है कि डिसिप्लिनरी आर्काइव्स वर्ल्ड वाइड है, जैसे ARXIV है, लाइब्रेरी साइंस के लिए ELIS है। ठीक है, जनरल रिपोजिटरीज होती है, फिक्शेयर, OSF। फिर नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है जैसे रिसर्च गेट है, academia.edu है। तो ये साइट्स पे आप आपका वर्क जो है वो आर्काइव कर सकते हो। आर्काइव डज नॉट मीन पब्लिकेशन। आप सिर्फ उसकी विजिबिलिटी बनाने के लिए ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हो। अभी देखिए, जो जनरल रिपोजिटरीज है उसमें एक है फिक्शेयर,
उसका स्लोगन है स्टोर, शेयर, डिस्कवर, रिसर्च। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो टू गेट मोर साइटेशंस। और इसमें जो है फिक्चर में मैंने कीवर्ड दिया सेल्फ आर्काइविंग। तो मुझे देखिए आर्काइव्स के ऊपर में ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो बाकी लोगों ने इसमें डिपॉजिट किए हैं वो मुझे रिट्रीव हो गए। देखिए ये रिपोजिटरी, सब्जेक्ट रिपोजिटरीज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बता दूं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए, क्योंकि लोगों ने उनके जो पेपर्स, पब्लिश्ड पेपर्स है वो आर्काइव करके रखे हैं। मतलब अगर जो जर्नल में पब्लिश किया है वो सब्सक्राइब जर्नल है, आप उसको खरीद नहीं पा रहे, तो वो ऑथर्स ने जो आर्काइव किए हुए उनके पेपर्स है वो तो आपको एक्सेस मॅडम मिल आवाज जाता है। येत नाहीये. देर इज वन मोर जनरल रिपोजिटरी। हेलो, प्रीती मॅडम माझ्याकडनंच काही आता प्रॉब्लेम आहे का? येतोय? येतोय मॅडम, आवाज क्लिअर आहे. येतोय येतोय मॅडम. ना? हो हो, हाँ. कंटिन्यू. Oh, can anybody hear me? यस मॅडम. Yes, I can hear you. There is one more general repository, that is OSF Home. ठीक है, तो यहाँ पर भी आप आपका पेपर आर्काइव कर सकते हो और बाकी ऑथर ने उनके पेपर जो आर्काइव किए उसको इस्तेमाल कर सकते हो। देन यू नो रिसर्च गेट, रिसर्च गेट से आप वाकिफ होंगे। ठीक है, यहाँ पे लोग वॉलंटरीली अपने पेपर यहाँ पे शेयर करते हैं। और दिस इज अकेडमिया। आप देखेंगे कि अकेडमिया में अगर आपका पेपर है तो उसको इतने सारे एकेडमिक्स और रिसर्चर्स देख रहे हैं। ओके, सो दीज आर द ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म्स। अभी देखिए ये जो सेल्फ आर्काइविंग का प्रोसेस है उसका मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता दूं कि देखिए आपने जर्नल को पेपर भेजा, उसका पीयर रिव्यू हो गया, जर्नल के लिए पेपर एक्सेप्ट हो गया, फिर पब्लिश हो गया। तो वो पेपर वो जर्नल के जितने सब्सक्राइबर्स है उन्हीं लोगों तक जाएगा। इसीलिए आप क्या करते हो, उसको पब्लिश होने देते हो उस जर्नल में, और फिर अपना पेपर उठा के ये ऐसे जो ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म्स है उसमें डालते हो, ताकि आपका पेपर ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े, उसका साइटेशंस आपको मिले और जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर भी बढ़े। अभी देखिए आप कब कर सकते हो एक प्री प्रिंट। देखिए आपका जो पेपर होता है वो पेपर 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहला होता है प्री प्रिंट, दूसरा होता है पोस्ट प्रिंट और तीसरा होता है रीप्रिंट, दैट इज पब्लिशर्स पीडीएफ वर्जन। देखिए प्री प्रिंट का मतलब आपने जो लिखा है दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, फिर वो जाता है एडिटोरियल बोर्ड के पास में। एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर्स आपके विषय में जो जानकार है, जो रिव्यूअर्स है, एक्सपर्ट्स, उनके पास में आपका पेपर भेजते हैं रिव्यू के लिए। वो रिव्यूअर आपके पेपर पढ़ते हैं और आपको सजेशंस देते हैं, मॉडिफिकेशंस देते हैं। फिर आप वो मॉडिफिकेशंस को फिर से वो पेपर में इनकॉर्पोरेट करते हो और फिर से भेजते हो। फिर से एडिटोरियल बोर्ड वो रेफरी के पास में आपका पेपर भेजता है, मॉडिफाइड पेपर। फिर रेफरी एक्सेप्ट करता है, यस नाउ इट इज फिट फॉर पब्लिकेशन। फिर एडिटोरियल बोर्ड क्या करता है कि अभी उसको पब्लिश करना है, इट इज एक्सेप्टेड पेपर, तो वो कैमरा रेडी कॉपी बनाता है उसकी। मतलब कौन से इशू में आएगा, कौन से इसमें आएगा, उसके बाद में उसके पेजेस, ये पेज से वो पेज तक, तो कैमरा रेडी सेटिंग करता है, दैट इज कॉल्ड एज रीप्रिंट। नाउ इट इज रेडी फॉर पब्लिश। तो आपका पेपर जाता है प्री प्रिंट, पोस्ट प्रिंट और पब्लिशर्स पीडीएफ वर्जन, ये 3 स्टेजेस से, राइट। अभी मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। नाउ मैं आपको ओपन एक्सेस के 2 रोड्स है वो बताना चाहूंगी। एक होता है ग्रीन रोड और दूसरा होता है गोल्ड रोड। ठीक है, गोल्ड रोड का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे जर्नल को पेपर दो जो जर्नल ही ओपन एक्सेस है, ताकि आपका पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दिखे, राइट, दैट इज गोल्ड। और ग्रीन रोड जो होता है वो कैसे होता है कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड बहुत अच्छे पब्लिशर के जर्नल में आप अपना पेपर पहले पब्लिश करो, फिर पब्लिश होने के बाद में उसको उठाओ और सेल्फ आर्काइविंग प्लेटफॉर्म्स में अपलोड कर।
वो होता है ग्रीन रोड, राइट। अभी देखिए हाँ, ये स्कोपस का डेटा है, आप यहाँ पे देख सकेंगे। स्कोपस डेटाबेस जो है उसने आप देखेंगे कि 25,100 जर्नल टाइटल्स किए हैं, ठीक है। उसमें से इतने पीयर रिव्यूड जर्नल्स है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि 5,500 ओपन एक्सेस जर्नल्स भी है, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि ओपन एक्सेस जर्नल है, फ्री है, तो उसमें कोई पीयर रिव्यू सिस्टम नहीं है, या ये नहीं है, उसमें भी क्वालिटी है ओपन एक्सेस जर्नल्स में, राइट। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे चलते हैं। वेब ऑफ साइंस का अगर आप देखेंगे तो 1200 जर्नल्स वेब ऑफ साइंस में ऐसे है हाई इम्पैक्ट के, जो ओपन एक्सेस में अवेलेबल है, राइट। अभी मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि आप प्री पीएचडी कोर्स के हो, तो आपको एक लाइफ साइकिल जो होता है पेपर का, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, लिमिटेड एक्सेस कैसे रहता है कि आपने पेपर लिखा, जर्नल को भेज दिया, जर्नल वालों ने उसको पीयर एक्सपर्ट्स के पास में भेजा, पीयर एक्सपर्ट्स ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, ओके, और वो पब्लिश हो गया। अभी ये आपका पेपर पब्लिश हो गया, तो वो क्या होगा कि जो जो यूनिवर्सिटी ने उस जर्नल को सब्सक्राइब किया है, उनके रिसर्चर तक ही भेजेगा, मतलब इतने लोगों तक ही हो जाएगा आपका पेपर, राइट। अभी देखिए, अभी आपने क्या किया, पेपर लिखा, लिखने के बाद में सब्जेक्ट आर्काइव में डाल दिया, ठीक है। तो इसको पढ़ने वाले लोग मिले उनको, फिर जर्नल को सबमिट किया, जर्नल को सबमिट करने के बाद में रिव्यू किया, एक्सेप्ट हो गया, पब्लिश हो गया। तो आपने ये जो पोस्ट प्रिंट है उसको आर्काइव किया, तो देखिए इतने लोग पढ़ने वाले मिल गए, ठीक है। फिर पब्लिश होने के बाद में जिनके पास में वो जर्नल आता है, उन लोगों ने एक्सेप्ट देखा, उतने लोग हैं। लेकिन आप सेल्फ आर्काइव कर रहे हो, तो आपके ये लोग पोस्ट प्रिंट वाले और ये लोग जो है ये बढ़ रहे हैं, उतना ज्यादा लोग आपके पेपर को पढ़ रहे हैं, राइट। अभी देखिए कि जो सेल्फ आर्काइविंग प्रोसेस है, उसके लिए लोग डरते हैं सेल्फ आर्काइविंग करने के लिए। क्यों डरते हैं? तो उनको लगता है कि कॉपीराइट पॉलिसी आड़े आ जाएंगे, अरे हमने तो जर्नल को दिया है, हमने कॉपीराइट का स्टेटमेंट केवल डिपोजिशन है, वो पब्लिकेशन स्टेटस नहीं मिलेगा उसे, इस प्रकार से, है ना। तो ऐसे लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इवन जब लाइब्रेरियन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाता है कॉलेजेस में, फ्रेंड्स, तो टीचर्स को पेपर्स मांगते मांगते थक जाता है, लेकिन टीचर्स देते नहीं। क्यों? उसके दो रीजन है। एक तो वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनका आर्टिकल, उनका वर्क क्वालिटेटिव है। दूसरी चीज, उनके दिमाग में ये सब चीजें पड़ी भरी पड़ी रहती है, अरे मैं कैसे दूं, वो पब्लिशर प्रॉब्लम करेगा, ये करेगा, कॉपीराइट का इश्यू आएगा, इसलिए वो पेपर देना नहीं चाहते। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि पेपर हम अगर आर्काइव करेंगे तो उसके साइटेशंस बढ़ेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ेंगे, ओके। तो विल द पब्लिशर कैच होल्ड मी फॉर वायलेटिंग कॉपीराइट, ये दिमाग में आपके रहता है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, दैट इज शेरपा। शेरपा नाम का एक डेटाबेस है, आप नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। और वो शेरपा रोमियो, शेरपा जूलियट, देन ओपन डीओएआर जैसी सर्विसेज प्रदान करता है, ठीक है। अभी सेल्फ आर्काइविंग अगर आपको करना है, तो आपको शेरपा रोमियो डेटाबेस यूज करना है, क्योंकि शेरपा रोमियो डेटाबेस ने पब्लिशर्स के
कॉपीराइट और आर्काइविंग पॉलिसीज जो होती है उसको स्टडी करके ये डेटाबेस बनाया है, राइट। अभी हम इसको देखेंगे, शेरपा रोमियो डेटाबेस। कुछ नहीं, आपको अगर आपका आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है जर्नल में, उसको अगर आपको आर्काइव करना है तो आपको सबसे पहले शेरपा रोमियो में जाना है और यहाँ पे जर्नल का टाइटल या उसका ISSN नंबर यहाँ पे देना है, तो वो आपको उसकी पॉलिसी बता देगा। अभी ये शेरपा रोमियो डेटाबेस ने किया क्या है, तो दुनिया के जितने भी पब्लिशर्स है, वेल नोन पब्लिशर्स, तो उनको उन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ग्रीन पब्लिशर्स, ब्लू पब्लिशर्स, येलो पब्लिशर्स एंड व्हाइट पब्लिशर्स। अभी ग्रीन पब्लिशर जो होता है तो उसका क्या खासियत होता है, तो ग्रीन पब्लिशर होता है, वो बोलता है कि आप बिंदास आर्काइव करो आपका पेपर हमारे जर्नल में पब्लिश होने के बाद में, प्री प्रिंट भी करो, पोस्ट प्रिंट भी करो और पब्लिशर्स PDF वर्जन भी आप कर सकते हो, हमको कोई एतराज नहीं है इफ यू आर्काइव द पेपर आफ्टर पब्लिशिंग इन आवर जर्नल। ब्लू कहता है कि आप पोस्ट प्रिंट और पब्लिशर का वर्जन आर्काइव करो, लेकिन जो आपका कच्चा काम था पीयर रिव्यू के पहले का वो मत करो, प्री प्रिंट। मतलब ग्रीन और ब्लू जो है वो पब्लिशर्स सेल्फ आर्काइविंग के लिए प्रमोशन करते हैं। फिर येलो कहता है कि हाँ तुम्हारा है ना मैन्युस्क्रिप्ट तो प्री प्रिंट करो, लेकिन जब से हमारा काम शुरू हुआ है आप नहीं कर सकते। मतलब येलो नहीं बोलता है, व्हाइट बोलता नहीं है, हमारे जर्नल में पेपर पब्लिश होना है ना आपका, तो नो आर्काइविंग। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, और इसका स्टेटस आपके पब्लिशर का क्या है, आपके जर्नल का क्या है, वो पता करने के लिए आपके पास में है शेरपा रोमियो डेटाबेस। दिस डेटाबेस इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। देखिए मैंने जो शेरपा रोमियो का सर्च बॉक्स था उसमें नेचर नाम का जर्नल जो है, बहुत फेमस जर्नल है, तो वो जर्नल यहाँ पे नाम दिया। तो अभी वो बता रहा है कि प्री प्रिंट को आर्काइव करने के लिए हाँ बोल रहा है वो, पोस्ट प्रिंट आर्काइव करने के लिए वो रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है, और रेस्ट्रिक्शन क्या है कि 6 मंथ्स एम्बार्गो। मतलब आप पोस्ट प्रिंट डाल सकते हो लेकिन पब्लिकेशन डेट के 6 महीने के बाद में, दैट इज द एम्बार्गो पीरियड। और पब्लिशर्स वर्जन के लिए वो नहीं बोल रहा है, और यहाँ पे वो बोल रहा है इट इज रोमियो येलो पब्लिशर, येलो कैटेगरी में वो पब्लिशर आ रहा है, राइट। अभी देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ जर्नल्स मैंने यहाँ पे दी हूँ, तो अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे उन्होंने दिया है, राइट। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कौन से ग्रीन पब्लिशर्स है, कौन से जर्नल्स येलो कैटेगरी में आते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे। और देखिए जैसे मैंने स्प्रिंजर, बहुत रिनाउंड पब्लिशर है जर्मनी का, तो वो पब्लिशर का नाम दिया है यहाँ पे, तो वो बता रहा है कि वो ग्रीन पब्लिशर है। ग्रीन पब्लिशर है यानी प्री प्रिंट को कर रहा है, पोस्ट प्रिंट को कर रहा है, लेकिन तो वो सिर्फ बोलता है कि हमारा PDF वर्जन मत डालो, ठीक है, लेकिन इट इज अलाउिंग विथ कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में आप इसका ग्रोथ देखेंगे शेरपा रोमियो डेटाबेस का, तो आप देखेंगे 2004 में यहाँ पे था और अभी इतने सारे पब्लिशर्स का डेटाबेस ऐड हुआ है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में कलर स्कीम के हिसाब से आप देखेंगे तो 42% पब्लिशर्स और जर्नल्स जो है वो ग्रीन कैटेगरी में आते हैं, यानी वो सेल्फ आर्काइविंग को प्रमोट करते हैं। ब्लू कैटेगरी में 33 आते हैं, येलो में 7 और ओनली 18% आर व्हाइट, जो बोलते हैं कि सेल्फ आर्काइविंग नहीं करना। लेकिन मैक्सिमम पब्लिशर्स मींस ये पूरा ब्लू एंड ग्रीन दे आर अलाउिंग सेल्फ आर्काइविंग। अभी देखिए कंट्री वाइज स्टेटस मैंने देखा इसका, तो मैंने इंडिया को क्लिक किया, तो इंडिया की 124 जो है पब्लिशर्स वो शेरपा रोमियो में रिपोर्टेड है, ठीक है। और ये 124 में से ग्रीन 55 है, ब्लू 58 है, मीन्स इंडिया के मैक्सिमम पब्लिशर्स दे अलाउ सेल्फ आर्काइविंग। येलो 2 है और व्हाइट 9 है। You can see these are the publishers, 124 publishers from India। और यहाँ पे आप देख सकते हो
और व्हाइट पब्लिशर्स जो है, मतलब जो सेल्फ आर्काइविंग को मना करते हैं, तो वो ये है अनिल अग्रवाल इंटरनेट जर्नल, देन बायोलिम, देन सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ अप्लाइमेंट, देन तीर्थनकर महावीर यूनिवर्सिटी, वेंकटेश्वरा मेडिकल साइंसेस के लिए, साइंस और पब्लिकेशन ग्रुप कमला राज, ये सब 9 पब्लिशर्स जो है इंडिया से, वो सेल्फ आर्काइविंग करने के लिए मना करते हैं। ओके, ये उनके डिटेल्स के विंडोज मैंने यहाँ लिए हूँ। येलो पब्लिशर्स 2 ही है दिस 2 आर येलो पब्लिशर्स। देन ये पूरी लिस्ट है, आप देखेंगे इंडिया से। ओके, और ये लिस्ट कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे। आप अगर स्क्रीन विजिबल होगा तो कुछ इसके नाम, जैसे इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस, दिस इज ग्रीन। जैसे मैंने कहा कि उनके पूरे जो जर्नल्स है वो पूरे ओपन एक्सेस में अवेलेबल है ना। तो गोल्ड रूट अपना रहे वो। देखिए फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन जो है वो ब्लू पब्लिशर है। देन इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस ग्रीन है, राइट। देन यू कैन सी शेरपा रोमियो एक और देता है, वो जो फंडिंग एजेंसीज होती है तो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है वो। देन शेरपा जूलियट है, जो मतलब आपको फंड कर रहा है रिसर्च के लिए, तो उसकी पॉलिसीज क्या है आर्काइविंग की और कॉपीराइट की, उसका ये एक डेटाबेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, जैसे शेरपा जूलियट को मैंने इंडिया कीवर्ड दिया, तो उन्होंने कुछ फंडर्स के नाम यहाँ पे दिए हैं, है ना, और उनकी पॉलिसीज इंडिया की उन्होंने दिया है। और ये जो शेरपा सर्विसेज है, उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई है। ओके, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज। वर्ल्ड वाइड जितनी भी रिपोजिटरीज है उसका एक सिंगल विंडो एक्सेस है, ओपन डीओएआर। और आप देखेंगे कि मई महीने तक 5352 रिपोजिटरीज जो है वो इसमें रिपोर्टेड है, राइट। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द होम पेज, and you can browse by country name and advanced search option is also there. Now you can see this is browse by country है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया की कितनी है, इंडिया के 94 दिखा रहा है वो रिपोजिटरीज, राइट। पिछला जो स्टैटिस्टिक्स था वो पब्लिशर्स का था, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कंट्री वाइज एनालिसिस, और ये पूरे डीओएआर में 4730 रिपोजिटरीज जो है वो इंस्टीट्यूशनल है। तो वो अभी हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की है डिसिप्लिनरी आर्काइव्स 351। तो ये 351 में से आपके विषय की आर्काइव कौन सी है वो आपको ढूंढनी है यहाँ से, राइट। और आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे आप क्या अपलोड कर सकते हो। जर्नल आर्टिकल्स है, आपका थीसिस है, चैप्टर्स है, लेक्चर नोट्स है, देन वर्कशॉप्स के पेपर्स है, फिर रिपोर्ट्स है, पेटेंट है, आपने कोई लर्निंग ऑब्जेक्ट बनाया, वीडियो बनाया, वो भी आप क्या कर सकते हो इसमें अपलोड कर सकते हो। अभी यहाँ पे देख सकते हो ये इसके हिसाब से दिया है सब्जेक्ट वाइज, जैसे यहाँ पे लॉ एंड पॉलिटिक्स है, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे बाकी पूरे विषय है, यहाँ पे साइंस जनरल है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, अर्थ साइंसेस है। तो अपना विषय देख लीजिए, और आप देख सकते हो कि लोगों ने जो उनके पेपर्स दिए हैं वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फॉर रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर्पस। इंडिया के 94 रिपोजिटरीज की ये लिस्ट है। तो मैंने क्या किया कि ये एक एरिस रिपोजिटरी करके है, ओके, इसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दी है। और आप देखेंगे एडवांस सर्च के ऑप्शंस भी है। तो मैंने एडवांस सर्च में जाके सिर्फ डिसिप्लिनरी आर्काइव को क्लिक किया, मुझे केवल इंस्टीट्यूशनल नहीं चाहिए, मुझे डिसिप्लिनरी चाहिए। ओके, तो ये डिसिप्लिनरी आर्काइव। फिर मैंने क्या किया कि एडवांस सर्च में डिसिप्लिनरी एंड फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एज अ सब्जेक्ट डाला, ठीक है। तो फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के 17 आर्काइव्स, डिसिप्लिनरी आर्काइव्स मुझे मिले। देखिए साइंस वाले ध्यान दीजिए, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी और जनरल साइंस से रिलेटेड इतनी सारी डिसिप्लिनरी आर्काइव्स है। तो यहाँ से भी आप लोगों ने हजारों पेपर्स यहाँ से आपको मिलेंगे, रिसर्च पेपर्स, जिसको आप
डाउनलोड कर सकते हो या अपना पेपर अपलोड भी कर सकते हो, राइट। अभी कहने का मतलब ये है कि फायदा क्या है अपलोड करने में। फायदा ये है कि जैसे आप आपका पेपर ये डिसिप्लिन आर्काइव में डाल दोगे तो 2 या 3 दिन के बाद में आप गूगल में खुद का नाम टाइप करना, गूगल उसको इंडेक्स कर रहा है। गूगल इंडेक्स कर रहा है का मतलब जो भी वो कीवर्ड डालेगा तो आपका पेपर उसको रिट्रीव होगा, तो वो फायदा है। ओके, अभी देखिए मैं आपको ये सबसे पुराना आर्काइव है ARXIV, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज साइंस रिलेटेड आर्काइव, ठीक है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो सब्जेक्ट साइंस, जनरल, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो इससे रिलेटेड सभी पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और दूसरी चीज, आपके पेपर्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। देखिए जैसे मैं रिसर्चर हूँ और मेरा कोविड-19 टॉपिक है, तो मैंने क्या किया कि ये ARXIV मुझे पता था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आर्काइव है, तो मैंने बायोकेमिस्ट्री का है, तो मैंने कोविड-19 कीवर्ड दिया। जैसे कोविड-19 कीवर्ड मैंने दिया, मुझे इतने सारे पेपर्स, मतलब 724 पेपर्स मुझे मिले, बाकी लोगों ने आर्काइव किए हुए। तो ये काम की चीज नहीं है कि आप यहाँ पे आपका रिसर्च का टॉपिक डालिए, अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो तो, और आप इसमें एक जगह आपको इतने सारे पेपर्स मिल जाते हैं, राइट। उसके बाद में देखिए दिस इज वन ऑफ द पेपर जो उन्होंने आर्काइव किया है, वो मुझे पूरा मिल गया है यहाँ पे। ये दूसरा पेपर है 6 पेजेस का, म्यूटेशंस ऑन कोविड-19, राइट। तो इस प्रकार से ये आर्काइव्स में से भी आपको बहुत सारा मटेरियल जो है मिल जाता है। आर्काइव ये जो है, मैं आपको एक जस्ट सैंपल के तौर पे दिखा रही हूँ कि ARXIV में मुझे मेरा पेपर अपलोड करना है। तो ये सबमिशन गाइडलाइंस है, ये सबमिशन प्रिपरेशन है, इसको पढ़िए। फिर उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। देखिए पेपर्स डाउनलोड करने के लिए दूसरों के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको आपका पेपर अपलोड करना है, देन देयर इज अ नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आपको पासवर्ड आता है आपकी मेल पे, हाँ। फिर मैंने मेरा मेल लिया, पासवर्ड मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है। और पासवर्ड देने के बाद में मैंने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में देखिए ये मेरी इंफॉर्मेशन वो पूछ रहा है, वो मैंने इंफॉर्मेशन दी रजिस्टर होने के लिए, और फिर इंफॉर्मेशन देने के बाद में रजिस्टर को क्लिक किया। अभी वो बोल रहा है कि हाँ आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अभी स्टार्ट न्यू सबमिशन को आप क्लिक करेंगे और फिर आप आपका पेपर जो है वो अपलोड करेंगे इसमें, राइट। अभी मेरे पास साइंस से रिलेटेड पेपर नहीं था तो मैंने अपलोड किया नहीं है इसमें, लेकिन यू कैन अपलोड। ऐसे ही आपके विषय की रिपोजिटरी वहां से ढूंढिए और उसमें आपका पेपर अपलोड करके देखिए। ओके, देखिए ये लाइब्रेरी साइंस की पुराना आर्काइव है, ये 15 साल हो गए उसको। देखिए 15th एनिवर्सरी, ओके, 2003 में शुरू हुआ था। और आप इसमें देखेंगे तो इसमें तकरीबन आप देखेंगे यहाँ पे 22,211 पेपर्स इसमें अपलोडेड है बाय डिफरेंट ऑथर्स, ठीक है, मेरे विषय से रिलेटेड। तो ऐसे ही आपके विषय से रिलेटेड आप देखिए अलग अलग रिपोजिटरीज में आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे हिरवाड़े मंगला करके मेरा नाम डाला, तो मेरे इतने सारे पेपर्स जो है वो मैंने आर्काइव की हूँ। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ। एक मेरा पेपर था ओपन एक्सेस का, है नीचे होगा वो, ओपन एक्सेस और इंडिया का स्टेटस, ओके। वो मैंने लिखा था 2006 में पेपर लिखा था वो, इनफ्लिपनेट की कैलिबर कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने लिखा था वो पेपर, राइट। और वहां पे गुलबर्गा में थी वो कॉन्फ्रेंस। पेपर प्रेजेंट होने के बाद में मैंने घर आके उसको आर्काइव किया ELS में। तो 2-3 दिन के बाद मैंने गूगल में मंगला हिरवड़े या फिर ओपन एक्सेस इंडिया डाला, तो मेरा पेपर पहले नंबर पे आता था उस वक्त में, रिट्रीव होता था गूगल में। तो एक दिन मुझे एक आध महीने के बाद में एक मेल आया, एंड दैट वाज द मेल फ्रॉम यूनेस्को। और उन्होंने कहा कि दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट
तो उसके लिए इंडिया का केस स्टडी, ये पेपर पढ़ा उन्होंने, ये पेपर का मुझे रेफरेंस दिया, ये पेपर हमने पढ़ा, और ऐसी एक डिटेल्ड स्टडी इंडिया की आप हमें लिख के भेजिए फॉर आवर यूनेस्को प्रोजेक्ट, हमारे हैंडबुक में वो छपेगा। तो मैं बोली ठीक है। तो मैंने बहुत मेहनत करके वो पेपर लिखा और उनको भेजा। उन्होंने यूनेस्को टीम ने उसको जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया, और जो जर्मन भाषा में उनका एक हैंडबुक निकला, उसमें वो पेपर था मेरा। ठीक है, देखिए मैं आपको ये चीज इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ये ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म्स की वजह से आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। देखिए फिर कुछ दिनों के बाद में वही पेपर जो है उसका इंग्लिश वर्जन आया, तो वो पेपर इंग्लिश वर्जन में फिर से पब्लिश हुआ यूनेस्को हैंडबुक में। एंड इन द ईयर 2000, हाँ 2008 में उसी का चाइनीज वर्जन है। मतलब इट वाज अ रियली अ ट्रू इंटरनेशनल पब्लिकेशन टू माय क्रेडिट कि मेरा पेपर 3 भाषा में पब्लिश हुआ, दैट टू इन यूनेस्को हैंडबुक। तो ये इनिशिएटिव जो मैंने किया 2006 में, उसका फायदा मुझे अगले 2-3 साल में इतना बड़ा फायदा हुआ, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अभी थोड़ा आगे चलेंगे, दीज आर ऑल पेपर्स फ्रॉम। अभी देखिए गूगल स्कॉलर जो होता है, गूगल स्कॉलर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि स्कॉलर में कैसे होता है, स्कॉलरली मटेरियल जो आपको एक जगह मिलता है, गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत लिमिटेड, लिमिटेड नहीं, बहुत गार्बेज भी आता है उसके साथ में। लेकिन गूगल स्कॉलर को आप सर्च करेंगे तो आपको अच्छे जो है रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, जैसे देखिए ओपन एक्सेस इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड सुपर पावर, यही वो पेपर था 2006 का। ठीक है, और वो आईआर इन्फ्लिपनेट में भी है, मतलब इन्फ्लिपनेट की कॉन्फ्रेंस थी ना, तो उसमें भी है वो पेपर ओपन एक्सेस में, और ये एलआईएस में भी है, राइट। तो यही वो लकी पेपर था मेरे लिए। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे ये सब पेपर्स जो है गूगल स्कॉलर में मेरे आए हुए हैं। ओके, और गूगल स्कॉलर में एक और फैसिलिटी है जो आपके पेपर को कितने साइटेशंस मिले गूगल में वो बताता है, राइट। तो उसमें आप देखेंगे कि मेरा पेज है माय साइटेशन में, रजिस्टर करना पड़ता है आपको। तो गूगल में मेरे इतने सारे पेपर्स है, तकरीबन 20 पेपर्स है मेरे गूगल में। और जैसे ये पेपर है, इसको 27 लोगों ने साइट किया है, ये पेपर है उसको 24 ने साइट किया है। ओके, तो मेरा एच इंडेक्स 7 है, मेरा आई10 इंडेक्स 6 है। तो ऐसे गूगल स्कॉलर आपको कितने लोगों ने व्यू किया आपका पेपर, उसको अल्टमेट्रिक्स के कितने लोगों ने साइट किया उनके पेपर में। तो ये जो पेपर ये है स्टैटिस्टिक्स, ये आपके कॉलेज के नैक वालों को देने के लिए भी अच्छा है। और दूसरी चीज, आपका पर्सनल सीवी जो होता है उसमें भी अगर आप ये लगा देंगे तो बहुत अच्छा होता है। और ये 27 को अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि कौन से 27 लोगों ने कहाँ कहाँ पे आपका पेपर साइट हुआ है। ओके, सो ये गूगल स्कॉलर में माय साइटेशन में अकाउंट खोलना बिल्कुल इजी है। आप उनका फॉर्म भर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, ठीक है। और उससे आपको क्या मिलेगा कि साइटेशन अलर्ट्स जो है वो आपको मिलेंगे। देखिए ये ईएलएस में वो पेपर है, आप यहाँ पे डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सो ये सब चीजें जो है ये ओपन एक्सेस के साथ में जुड़ी हुई है। अभी देखिए हमने फ्री फ्रॉम कॉपीराइट कहा है, लेकिन क्रिएटिव कॉमन्स करके एक संस्था है, तो वो कुछ ओपन एक्सेस पे भी लाइसेंसेस देती है। जैसे आपका पेपर जो है आपको ओपन एक्सेस में डालना है, लेकिन एट द सेम टाइम कमर्शियली उसको कोई दूसरा यूज ना करे, इसके लिए आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन डालने हैं। तो आप ये लाइसेंसिंग सिस्टम्स को फॉलो कर सकते हो फॉर ओपन एक्सेस लिटरेचर। एक होता है सीसी बाय, दूसरा होता है सीसी बाय एनसी, तीसरा होता है सीसी बाय एनसी एनडी। ठीक है, तो ये लाइसेंसिंग सिस्टम्स में हर एक लाइसेंस के अलग अलग प्रिविलेजेस होते हैं। जैसे सीसी बाय है तो आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देना है, इट इज टोटली ओपन एक्सेस करना है। कोई भी रीड करे, कोई भी डाउनलोड करे, कोई भी प्रिंट करे, शेयर करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, रीयूज करे, उसको यूज करके दूसरा कुछ बनाए,
देन ट्विक, रिमिक्स, ट्रांसलेट करना है तो भी आप उसको परमिशन दे रहे हैं, और उसको कमर्शियली रीयूज करना है तो भी आप परमिशन दे रहे हो, ये लाइसेंस के तहत। लेकिन सीसी बाय एनसी जो है उसमें आप बाकी सब करने के लिए इजाजत देते हो, लेकिन कमर्शियल यूज के लिए आपने नहीं बोला है। एनसीसी, एनसी, एनडी जो होता है उसमें आपको ट्विक, रिमिक्स, ट्रांसलेट और रीयूज कमर्शियली करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द actual guidelines given. Okay, so friends, it is actually a journey from reprints to e-prints, right? पहले कैसे होता था कि हमारा पेपर जाता था, एडिटोरियल बोर्ड देखता था, रेफरी के पास भेजता था, करेक्शंस आते थे, हम मॉडिफाई करते थे, फिर वो पब्लिश होता था। फिर पब्लिश होने के पहले हमारे पास में बाय पोस्ट उसके ऐसे छोटे छोटे रिप्रिंट्स आते थे, अपने केवल अपने पेपर के, कैमरा रेडी कॉपी के, जो प्रिंटेड है उसको हम रीप्रिंट कहते थे। लेकिन अभी हमको पीडीएफ फॉर्मेट में आते हैं पेपर एक्सेप्ट होने के बाद में। सो दिस इज अ जर्नी from reprint to e-print, right? And with this sentence I would like to conclude this lecture, that is, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. It is by Alvin Toffler. So I hope you have gained ample of knowledge on these information sources and open access contents today. Thank you, and I'm going to conclude this session now. Thank you. Thank you so much, ma'am. Friends, Any questions? any You question can if you ask have. the questions. If you have any query, you can ask, ma'am. हेलो मैम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या ओवरऑल इस स्लाइड्स में क्या फोकस यानी कैसे करना चाहिए, वो तो आपने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हमने कैसे देखना चाहिए इसको? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको जैसे एनडीएल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीएल, या फिर इसमें से कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट नहीं है, इस प्रकार के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, स्पेसिफिक तो नहीं आएंगे। जैसे ईपीजी पाठशाला, ये क्या है? ओपन एक्सेस जर्नल है, ओपन एक्सेस आर्काइव है, या ओपन कोर्सवेयर है? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। बहुत डिटेल में नहीं आएगा इसमें से। ये तो आपके काम की चीज मैंने दी हूँ आपको। मॉडल क्वेश्चंस हेलो, मिल पाएंगे? मॉडल क्वेश्चंस हाँ वो मैंने अकॅडमिक स्टाफ कॉलेज को दी हूँ। बघूया सर, वेळ मिळाला तर आपण Hello? मॉडल क्वेश्चन्स घेऊया नंतर। पहिले मॅडमचे लेक्चर्स होऊन जाऊ देऊ, संडेच्या नंतर आपण ते मॉडल क्वेश्चन्स घेऊया ओके सेमिनार झाल्यावर। ठीक है, अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? और मुझे एक चीज बताइए कि आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन फ्री में मिल रही है तो आप खुश हो या नहीं हो? यस मैम। टेल मी योर फीडबैक। एकदम बहुत खुश मैम बहुत खुश है, बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है हमें। कुछ डिटेल्स मालूम ही नहीं थे एग्जाम पर रिसर्च हाँ। फॉलो करेंगे। चलो अच्छा है, यानी फ्रूटफुल रहा आपके लिए। हाँ बिल्कुल Yes, मैम। मोर इंफॉर्मेटिव। यस, हेलो, बोला बोला। कॉम्प्रिहेंसिव सेशन था और आपने बहुत ही इलैबोरेटली बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत सोर्सेज है। तो हम जो रिसर्च स्कॉलर्स स्टकअप हो गए थे, कौन से लिमिटेड पेपर से काम कर रहे थे, अभी फाइंड होप कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर स्टडी कर पाएंगे और अच्छे तरीके जरूर, से जरूर। इसको मतलब वैल्यू एडिशन हो पाएगा। उसमें आपके एफर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट थे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैडम
फॉर युअर वंडरफुल सेशन. मॅडम, उद्याचं सेशन आपलं 12:30ला आहे, तर मी यांना 12 वाजता ब्रेक देईल. हो. तर आपण 12:30 मग कंटिन्यू करू. मधात फक्त 5-1 मिनिटाचा ब्रेक देऊ. उद्या मी यांचं 10 चालू करीन. उद्या यांचे सेमिनार्सच आहेत आणि मग तुमचं लेक्चर आहे. अच्छा, तर मी 10 ते 12 यांचे सेमिनार घेईल, 12 वाजता लंच ब्रेक देईल आणि मग तुमचे लेक्चर्स आपण कंटिन्यू करू. चालेल? ठीक आहे ना. 12 ते 3. हा, 12 ते 3 मध्यात आपण 10 मिनिटाचा ब्रेक देऊ वाटेल तर. चालेल. ठीक आहे. थँक्यू सो मच मॅम. Thank you सी so यू टुमॉरो. Thank you so much. ओके मॅम. बाय. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट मैम. फ्रेंड्स, आप लोग मीटिंग को लीव मत करिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं कल के. देखिए, मेरे पास जो प्रेजेंटेशंस आए हैं उनकी मैं लिस्ट एक बार आपको बता देती हूँ. Ma'am, you are मैम not आपका audible, आवाज ma'am. नहीं आ रहा है. एक मिनट. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. यस मैम. यस जिसमें सारे प्रेजेंटेशंस दिए हैं वो स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? Yes, ma'am. यस मैम. ओके, तो मैं यहाँ से नेम कॉल करती हूँ. उन लोगों ने प्रेजेंटेशन सबमिट किए हैं. दीज आर 39 प्रेजेंटेशंस. तो आप लोग अपना नाम इसमें आता है कि एक बार देख लीजिए. ओके, आर यू विथ मी? आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आशीष कुमार शहारे. आशीष Yes, कुमार, ma'am. हाँ, आपका पीपीटी मिल गया है. कैरोल राव. Yes, madam. कैरोल राव. Yes, ma'am. दीपाली पांडे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपका पीपीटी आ गया है. देवेंद्र काकवानी. Yes, ma'am. गौरव कुलट. गौरव कुलट, आप है क्या? हर्षा मानवटकर. Yes, ma'am. आपका पीपीटी आ गया है. हेमंत हिरानी. Yes, ma'am. ओके. उमेश्वर आनंदे. Ma'am. जगदीश वाटमोडे. Yes, madam. जानकी गोड़े. यस मैम. कल्याणी मेहरे. क्षमा कावड़े. Yes, ma'am. मैम ये क्लियर है ना, ये हिंदी में था. हाँ, पीडीएफ है ना, ओपन हो गया था वो. ठीक है मैम. ओके. लाकेश्वर चंद्रवंशी. Yes, ma'am. ओके. मीनल खेड़कर. Yes, ma'am. नरेंद्र सरोदे. Yes, ma'am. नेहा अग्रवाल. यस मैम. आ गया है आपका पीपीटी. नितिन जोशी. ओके मैम. Yes, madam. ओके. रुचिर चालपे. Yes, ma'am. पंकज चिटे. Yes, ma'am. पूजा कविश्वर. Yes, ma'am. पूर्णिमा श्रीखंडे. Yes, ma'am. प्रवीण पाटिल पैक. है आप प्रेजेंट?
येस मॅडम. ओके. येस मॅडम. येस मॅडम. नीलेश कक्कड़. नीलेश कक्कड़. नीलेश कक्कड़. रोहित दमानी. येस मैम. सारंग दाफ. यस मैम. सारंग वरुड़कर. येस मैडम. शरद मानापुरे. येस मैडम. शीतल काळबांडे. शीतल काळबांडे. श्वेता गुप्ता. श्वेता गुप्ता. यस मैम. श्वेता शर्मा. Yes, ma'am. सोमेश्वर वसेकर. यस मैम. सोनल चावला. Yes, ma'am. सुमंत वाचा सुंदर. येस मैडम. आकांक्षा वासनिक. आकांक्षा वासनिक. तेजल मेंढेकर. यस मैम. तेजस. तेजस कोई है क्या सर या तो मैडम तेजस? उन्होंने सिर्फ तेजस नाम से नेमिंग किया था. तेजस है? येस मैम. हाँ, सरनेम क्या है आपका तेजस? मैडम पंकज चित्ते. गायधने. तेजराम गायधने. तेजस गायधने. गायधने. विलास जीवतोडे. विलास जीवतोडे. यस 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 मैम. ओके. विवेक खुनकर. यस मैम. मैम ओपन होता है ना? हाँ हो सर, इंग्लिश मध्ये आहे, ओपन होता है. हाँ ठीक है. अभी सिर्फ देखिए इतने लोगों के, अभी सब लोग म्यूट कर लीजिए. म्यूट कर लीजिए. मैडम मेरा भी also मेरा भी उसमें है पंकज. हाँ 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 है. अभी आप लोग म्यूट कर लीजिए. ये टोटल 30. प्रेजेंट लगा दो मैम. नीलेश कक्कड़. अभी तक कहाँ गए थे जब मैं नाम ले रही थी तब? मैं वॉशरूम गया था मैम. अभी देखिए 38 प्रेजेंटेशंस मेरे पास है. उसमें से फिर योगेश किनकर सर, अडिलकर मैडम और प्रवीण कुमार तुरनकर, इनके मराठी या तो हिंदी में है शायद, जो मुझे विजिबल नहीं हो रहे हैं. तो आप लोगों के लिए मैंने फिर से वो फॉर्म ओपन किया है. आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करिए और रीसबमिशन करिए. ओके ओके मैम. और बाकी के लोगों ने अभी तक, कुछ लोगों ने सबमिट नहीं किया है. जो लोग लास्ट टाइम वाले जो फेल्युअर्स थे उन लोगों को भी सेमिनार पीपीटी सबमिट करा. बर्वे सर वगैरे आहेत त्याच्यामध्ये. नवनीत बर्वे और नितीन. हॅलो हा हॅलो. आज मी गावाला असल्यामुळे करू शकत नाही. उद्या केलं तरी चालेल. टोटल तुम्ही 44 लोग आहात. अभी तक 38 लोगों का ही आया है, बाकी लोगों का नहीं आया है. तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी सबमिट करना है. हॅलो मॅम. येस मॅम मी रिपोर्ट पण टाकलाय, थोडंसं पाहून घ्याल ना? ते पण दिसत नसेल तर मला परत कन्वर्ट करावं लागेल. रिपोर्ट फक्त 4 जणांनी सबमिट केला है. 19 तारीख लास्ट डेट है. 4 ही लोगों ने अभी तक सबमिट किया है. मैं वो सारे आने के बाद एक साथ देखूंगी. ठीक है. ठीक है. ओके. और कल के लिए इंस्ट्रक्शन सुन लो. कल अपना सेशन 10 बजे चालू होगा. 10 से 12 सेमिनार्स रहेंगे. 12 से 12:30 लंच ब्रेक रहेगा और 12:30 से ऑनवर्ड अपने हिरवड़े मैडम के सेशंस रहेंगे. क्लियर है सबको? सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सेमिनार रहेंगे. 12 से 12:30 लंच ब्रेक रहेगा. 12:30 से हिरवड़े मैडम के सेशंस रहेंगे जो 3 बजे तक ही रहेंगे. फिर संडे है तो अपन कल जल्दी छोड़ेंगे. तो 3 बजे तक आपके सेशंस होके वाइंड अप हो जाएंगे. बाकी के लोग सेमिनार का प्रिपरेशन बाद में कर सकते हैं. ठीक है. तो कल अपन कितने बजे मिलेंगे? 10 o'clock. एट 10 o'clock. मैं 9:45 की लिंक सेट करती हूँ रात को. अपन 10 o'clock वी विल शार्प स्टार्ट अवर सेमिनार्स. ओके. हाँ काय? मैडम. हाँ एक एक जण बोला, मला ऐकू नाही येत आहे. नरेंद्र सर बोला. अग्रवाल मॅडमचं सेकंड सेशन आज अपलोड कराल का मॅडम? माझं हो, नेटवर्क सर. प्रॉब्लेमचे आहे ना ते. हो मी आज केलं ना मी सर. सेशन अपलोड केलं आहे. फर्स्ट सेशन झालं.
सेकंड सेशन रेकॉर्ड नाही झालाय त्यांचा, तरी पण मी बघते एकदा. हा ते माझं मला नेटवर्क प्रॉब्लेमचे आहे ना, ते मॅशको क्वेश्चन मिळालं नाही मॅडम. सर ते क्वेश्चन्सची ना फाईल मी पूर्ण Moodleवर टाकली आहे, त्याचे क्वेश्चन्स त्याचे आन्सर सगळे टाकलेले आहे. तर जरी ते सेशन तुमचं मिस झालं असेल तरी तुम्ही तिथनं ती PDF फाईल बघाल, त्याच्यामध्ये पूर्ण 75 क्वेश्चन्स आणि आन्सर सगळे दिले आहेत. ठीक आहे ओके ठीक है, मॅडम. म्हणजे तुम्ही आरामात घरी बसून बघू शकता. ठीक आहे. हाँ, और किसी को कुछ पूछना था? मॅडम सेमिनारचं उद्यापासून प्रेझेंटेशन आहेत का? उद्यापासून प्रेझेंटेशन्स आहेत सकाळी 10 वाजतापासून 12 वाजेपर्यंत. मॅम मी PPT सेंड केली आहे, पण माझं नाव नाही त्याच्यामध्ये. काय नाव? ढोबळे? दिवाकर ढोबळे. हा सर मला आता त्याच्यामध्ये नाही दिसलंय. मी काल केली मॅम सेंड. एक मिनिट थांबा, मी तुमच्या समोरच दाखवते. एकदा मी चेक करते तुमच्या समोरच, तुम्ही लॉग इनच राहा. ओके. ही स्क्रीन दिसते तुम्हाला? हो मॅम. एक गूगल फॉर्म आहे. हो. हे नावं दिसतात आहे सर? हो. कमल अडिलकर वगैरे, हो. खुनकर, कक्कड, चिट्टे, मेहरे, सरोदे, पाटील पै, किनकर, गौड, गोडे, मनगटकर, वासनिक, मानापुरे, वाचा सुंदर. एक मिनिट मला खाली घेऊन जाऊ द्या. कावडे, शहारे, गुप्ता, तुरनकर, जीवतोडे, श्रीखंडे, हिराणी, मेंढेकर, दमानी, वाटमोडे, डाफ, चालपे, चंद्रवंशी, जोशी, राव, गायधने, पांडे, दवंडे, जोशी, वरुडकर, वसेकर, चावला, काळबंडे, काकवानी, कविश्वर, कुलट, अग्रवाल, आनंदे. सर ढोबळे नाही आहे इथे. आता तुमच्या समोरच मी वाचलंय. ठीक आहे मॅम, मी आज परत एकदा सेंड करा. ठीक आहे? ओके मॅम. ओके. हो मॅम. परत एकदा सेंड ठीक आहे. करा. इथे नाही दिसतंय मला, लिस्ट मध्ये नाव नाही दिसत आहे. मी एकदा ओपन केलेला आहे तो फॉर्म, परत एकदा सेंड करून द्याल, येऊन जाईल, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे? ओके नाउ आय एम एंडिंग द हो मीटिंग. मॅम. उद्या आपण भेटू 10 वाजता, 10 ते 12. ज्यांचे सेमिनार्स आहे ते लोक रेडी राहाल. Excuse me, ma'am. so much. You are very, very cooperative. मैम कल की मीटिंग में हमारे पार्टिसिपेंट्स के और आपके अलावा और कितने लोग एडेड रहेंगे? आपके रिसोर्स पर्सन रहेंगे, मैं रहूंगी और आपके सारे पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, 50 लोग. ओके ओके मैम. ठीक है. और रिसोर्स resource पर्सन person आप जिन्होंने ही भी हैं हमको क्या, लेक्चर्स डिलीवर किए वो सारे रिसोर्स पर्सन ना? नहीं, इवैल्यूएटर जो आपका सेमिनार इवैल्यूएट करेंगे. ओके ओके मैम. आपके सब्जेक्ट क्वेश्चनिंग भी करेंगे क्या? हो, पण इतकं डिफिकल्ट नाही आहे, टेन्शन नका घेऊ. ते फक्त काही इनपुट्स देतील, बस. टेन्शन घेऊन सेमिनार देऊ नका. मॅम सेमिनार मध्ये नाही, फेल करतात का? हो, time नाही, taking- कोणालाही time फेल taking करत होतंय. नाही सेमिनार मध्ये. डोंट वरी. तुम्ही ऑनलाईन एक्झामचं ma'am. प्रिपरेशन करा. हो मॅम, हो मैम गुड Thank you इवनिंग. so much. हाँ, बोलिए. मैम वो जो अभी जो लिस्ट दिखाई मैम, जिन्होंने अटैच कर दी उनकी दिखाई, माय कनेक्शन वाज लॉस्ट मैम इन बिटवीन. आपने सबमिट किया है? मैम जो लिस्ट दिखाई उसमें नाम था मैम मेरा. मतलब आपने सबमिट किया है ना PPT? हाँ यस मैम आई हैव. लेकिन उसमें आपका नाम नहीं आया था क्या? आया था मैम, तो वो जिन्होंने किया उसकी लिस्ट थी ना. हाँ, यस. ओके थैंक यू सो मच. गुड डे मैम. चलिए, गुड डे. Yeah. नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग. सी यू टुमारो एट 10 o'clock. ऑल द बेस्ट सबको. ओके मैम. चलिए, Thank you, बाय. ma'am. थैंक यू.